आइए खबरों को देखेंगे विस्तार से। तो ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे। उन्हें कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुन लिया गया है। लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भारतीय मूल के वो पहले शख्स हैं जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भारतीय मूल के कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं। ब्रिटेन की सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी ने उन्हें अपना नेता चुना है। दिवाली के दिन सुनक के नाम का ऐलान किया गया। ऋषि सुनक महज 45 दिन ब्रिटेन के पीएम रहे लिज ट्रस की जगह लेंगे। ब्रिटिश पीएम की रेस में सुनक, बोरिस जॉनसन और पेनी मोर्डाउंट शामिल थे। जॉनसन ने नाम वापस ले लिया और पेनी जरूरी समर्थन नहीं जुटा सकी। उनकी रेस से बाहर होते ही सुनक का ब्रिटेन का पहला एशियाई प्रधानमंत्री बनना तय हो गया। ऋषि को पार्टी के भीतर जबरदस्त सपोर्ट मिला है। लिज ट्रस के जाने से भारतवंशी ऋषि सुनक की पीएम पद पर दावेदारी बनी थी। दोनों ने पीएम पद के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के भीतर कुछ माह पहले चुनाव में काफी मशक्कत की थी और ऋषि दूसरे नंबर पर रहे थे। ब्रिटेन में ऋषि सुनक की पीएम पद पर ताजपोशी की पुष्टि होने के साथ ही भारत में सियासत भी तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने ऋषि सुनक के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधा। मुफ्ती ने ट्वीट किया, ये गर्व का क्षण है कि यूके को भारतीय मूल का पहला पीएम मिलने वाला है। अब जबकि पूरा भारत इसकी खुशी मना रहा है, ये याद रखना हमारे लिए अच्छा होगा कि यूके ने एक जातीय अल्पसंख्यक सदस्य को अपने प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया है। फिर भी हम एनआरसी और सीएए जैसे विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण कानूनों से बंधे हैं। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी सुनक के ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने पर प्रतिक्रिया दी। थरूर ने ट्वीट किया है कि सुनक पीएम बनते हैं तो मुझे लगता है कि हम सभी को ये स्वीकार करना होगा कि ब्रिटेन के लोगों ने दुनिया में कुछ बहुत ही दुर्लभ काम किया है। ये काम है अल्पसंख्यक समुदाय के एक सदस्य को सबसे शक्तिशाली ऑफिस की जिम्मेदारी सौंपना। अब जबकि हम भारतीय ऋषि सुनक की कामयाबी की खुशी मना रहे हैं, आइए ईमानदारी से पूछते हैं, क्या हमारे यहाँ ऐसा संभव है? ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बीजेपी ने खुशी जाहिर की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारतीय मूल के कई लोग कई देशों में बड़े पदों पर हैं। साथ ही रविशंकर प्रसाद ने महबूबा मुफ्ती और शशि थरूर के ट्वीट पर भी जवाब दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज का दिन राजनीति करने का नहीं है। एक बहुत ही भारतीय मूल के योग्य काबिल नेता ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ना। वहीं पैदा हुए, वहीं एमपी बने, पहले मिनिस्टर चांसलर थे वहां के। और ये तो भारतीय लोगों की योग्यता की आज तो पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। कई भारतीय मूल के लोग कई देशों के मंत्री परिषद में मंत्री हैं कि नहीं, चाहे वो कनाडा या बाकी देश है। अमेरिका के राष्ट्रपति कमला हैरिस जी भारतीय मूल की हैं कि नहीं? सभी अपने देश के प्रति समर्पित हैं, वहीं पैदा हुए, तो हमें तो इसका सम्मान करना चाहिए ना। ये तो मैं कह रहा हूं। आज बहुत गर्व का दिन है। आज हमें भी राजनीतिक विरोध को अलग रखना चाहिए। देखिए, आज के दिन मैं इस पर कोई जवाब नहीं दूंगा। मैंने एक ही बात कहा है, महबूबा से पूछा है कि ईमानदारी से उत्तर दें, क्या जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री एक अल्पसंख्यक बन सकता है? वो स्वीकार करेंगे? यही तो सवाल है। इसलिए आज के दिन इन लोगों का उत्तर मैं क्या दूं? आज का दिन भारत के गौरव का है। इस गौरव का सम्मान करिए। ऋषि सुनक का अभिनंदन। बहरहाल ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए और 28 अक्टूबर को सुनक पीएम पद की शपथ भी लेंगे। पीएम मोदी और सीएम शिवराज ने ऋषि सुनक को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
और इधर ऋषि सुनक पर शशि थरूर के ट्वीट पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान सामने आया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश का कहना है कि भारत को किसी दूसरे देश से सीखने की जरूरत नहीं है। नौबत आ गई है कि हिंदुस्तान भारत को इंग्लैंड से अनेकताओं को कैसे सम्मान देना, हमें उनसे सबक लेना पड़ता है। हमारे देश में फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने, हमारे देश में अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, हमारे देश में मैं अगर आपको मिसाल देते जाऊं, राजस्थान में बरकतुल्ला खान मुख्यमंत्री बने, हमारे देश में AR अंतुले साहब मुख्यमंत्री बने। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद पहली बार देश के नाम संदेश देते हुए ऋषि सुनक ने कहा कि देश के लिए उन्हें कई कठिन फैसले लेने होंगे। I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. This will mean difficult decisions to come. But you saw me during COVID doing everything I could to protect people and businesses with schemes like furlough. There are always limits, more so now than ever. But I promise you this. कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 26 अक्टूबर को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर में पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। सुबह 10 बजे AICC ऑफिस में यह कार्यक्रम रखा गया है। 24 साल के बाद यह पहला मौका होगा जब कोई गैर गांधी कांग्रेस की कमान संभालेगा। 26 अक्टूबर 2022 को 24 साल बाद कांग्रेस का इतिहास बदलने वाला है, जब गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद पर तैनात होगा। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपना पदभार ग्रहण करेंगे। सुबह 10 बजे AICC दफ्तर में पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने इस कार्यक्रम को लेकर सभी नेताओं को आमंत्रण भेजा है। छत्तीसगढ़ से CM भूपेश बघेल और PCC चीफ मोहन मरकाम समेत कई नेता और मंत्री कांग्रेस के अध्यक्ष पदभार ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। MP से भी PCC चीफ कमलनाथ समेत कुछ नेताओं के शामिल होने की संभावना है। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर उम्मीदवार थे। इस चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे ने 7,897 वोट हासिल कर जीत हासिल की थी। वहीं शशि थरूर को महज 1,072 वोट ही मिले थे। इस चुनाव के नतीजे आने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने 24 साल बाद गैर गांधी होते हुए अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष पदभार ग्रहण समारोह में प्रदेश अध्यक्षों, पूर्व प्रदेश अध्यक्षों, CLP लीडर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के मौजूदा लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को आमंत्रित किया गया है। कल हमारे नवनिर्वाचित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी कल पदभार ग्रहण करेंगे और उसमें मुझे भी वहां उपस्थित होने का निर्देश हुआ है। तो उसी कड़ी में आज दिल्ली जा रहा हूं। कल उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के तुरंत बाद रायपुर आऊँगा। मुख्यमंत्री निवास में गोवर्धन पूजा है, उसका भी आयोजन, और उसके बाद फिर गाँव जाऊँगा। कुल मिलाकर मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी की भव्य तैयारी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और वहीं राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में निकलने वाली भारत जोड़ो यात्रा को अगर देखें तो इसको लेकर कांग्रेस एक्टिव है। PCC चीफ कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस नेताओं का एक दल पदयात्रा की रूट जाकर तैयारियों का जायजा लेगा कि जहां से पदयात्रा निकलेगी क्या तैयारियां हैं, कैसे करना है, इन सभी चीजों को समझा जाएगा। खास बात यह है कि इस पदयात्रा के जरिए कांग्रेस देश और MP में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन की तलाश में जुटी हुई है। इस पर सियासत भी हो रही है।
इसके अलावा ये टीम, कांग्रेस की ये टीम हैदराबाद भी जाएगी। एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा को लेकर कांग्रेस एक्टिव हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर 27 और 28 अक्टूबर को कांग्रेस नेताओं का एक दल 382 किलोमीटर के रूट पर जाएगा, जहां भारत जोड़ो पदयात्रा की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। इसके बाद कांग्रेस के नेता 30 अक्टूबर को हैदराबाद जाएंगे, जहां राहुल गांधी की पदयात्रा की व्यवस्थाओं को वो देखेंगे और उससे बेहतर व्यवस्था करने का प्लान तैयार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 20 नवंबर के आसपास यात्रा बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और ये यात्रा 16 दिन तक मध्य प्रदेश में बनी रहेगी। 30-31 को जो प्रभारी अलग अलग व्यवस्थाओं के, खाद्य के, ट्रांसपोर्ट के, टेंट के आदि बनाए हैं कमलनाथ जी, वो सबकी पूरी टीम, इसमें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी भी हैं, ये सब टीम जाएगी हैदराबाद और 30 और 31 को वहाँ की पूरी व्यवस्थाओं को देख के आएंगे, जिसको उन व्यवस्थाओं से देख के वो व्यवस्थाएं जब 20 नवंबर से राहुल जी की यात्रा आएगी तो वो सब व्यवस्थाएं पूरी हो सकें और कहीं कोई कमी ना हो, इसलिए एक तरह से वहाँ देखने के लिए जा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एमपी में तैयारी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। बीजेपी महामंत्री रजनीश अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस की स्थिति देश में काफी खराब है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की कितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन उसका असर चुनाव पर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस हताश और निराश है। एमपी में भी कांग्रेस में ऊर्जा का अभाव है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका पता चल जाएगा। देखिए, कमलनाथ जी अपने कार्यकर्ताओं को भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी के लिए चाहे हैदराबाद भेजें, केरल भेजें या तमिलनाडु भेजें, इन सभी राज्यों में कांग्रेस की हालत पस्त है। कांग्रेस बुरी तरह से पराजित भाव में बैठी हुई हताश निराश है। ठीक हालत मध्य प्रदेश की है, जहां ना ऊर्जा है ना सकारात्मक भाव है, वहां काहे की तैयारी और काहे का किसी प्रकार का इंतजाम आने वाले दिनों में इन राज्यों में जो कांग्रेस की दुर्गति तीसरे चौथे नंबर पर पहुंचने की हुई है, वही मध्य प्रदेश में होगी। आगे 2023 का चुनाव ये सिद्ध कर देगा। जहां एक और कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा की तैयारी में जुटी है और एमपी में इस पदयात्रा को भव्य बनाने की तैयारी में लगी है, वहीं बीजेपी को भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि एमपी में राहुल की पदयात्रा से क्या कांग्रेस की पॉलिटिक्स चमकेगी। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। देश में कई लोग हैं जो सेक्युलरिज्म और सहिष्णुता की बात करते हैं, लेकिन उनके लिए महज ये शब्द होते हैं जिसका इस्तेमाल सियासत के लिए किया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी भी उन्हीं में से एक हैं। दीपावली पर ओवैसी ने देश को शुभकामनाएं तक नहीं दी। क्या यही है ओवैसी का सेक्युलरिज्म? आइए देखते हैं। सेक्युलरिज्म, असहिष्णुता, ये शब्द आजकल खूब सुनाई देते हैं। सेलिब्रिटी से लेकर नेताओं तक की एक लंबी फहरिस्त है जिन्हें देश में असहिष्णुता नजर आती है। सेक्युलरिज्म खतरे में दिखाई देता है। उन्हीं में से एक हैं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन इनकी कथनी और करनी में फर्क जान पड़ता है। कोरोना काल के बाद देश ने पूरे उत्साह के साथ दिवाली मनाई और सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया में जहां भी भारतीय हैं, उमंग के साथ रोशनी का त्योहार मनाया गया। हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन के साथ ही और धर्मों में भी ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है जो खुशियों में शामिल होते हैं। यही अनेकता में एकता है। ओवैसी सेकुलरिज्म का झंडा उठाकर चलते हैं, लेकिन इन्होंने देश को दिवाली की शुभकामनाएं देना जरूरी नहीं समझा। ओवैसी ने एक नेता के तौर पर पब्लिक लाइफ की औपचारिकता निभाना भी जरूरी नहीं समझा। ओवैसी के दिवाली की शुभकामनाएं ना देने से त्योहार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये सोच इनके दोहरे मापदंडों को बताती है। ओवैसी लगातार ये कहते हैं कि देश में मुसलमान सताए जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने खुद करोड़ों भारतीयों को दिवाली की शुभकामनाएं ना देने का फैसला किया। सेकुलरिज्म और सहिष्णुता से जरा भी नाता होता तो ओवैसी ने देश को दिवाली की शुभकामनाएं दी होती।
ओवैसी की तरह ही कई और नेताओं ने दिवाली के मौके पर बधाई नहीं दी और ऐसा इन्होंने शायद जानबूझकर किया। पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक, बीजेपी नेताओं से लेकर आरएसएस के सदस्यों तक मुसलमानों के खास मौके पर शुभकामनाएं देते हैं। ओवैसी भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में उनके दिवाली की शुभकामनाएं ना देने के कई मायने हैं। दिवाली पर शुभकामनाएं ना देकर ओवैसी ने अपनी असलियत बताई है। भारतीय परंपराओं से इनका कोई नाता नहीं है। इन्हें देश में असहिष्णुता दिखती है, लेकिन अपना पाखंड नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते आगे, दमोह में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। छेड़खानी के मामले में हत्या को अंजाम दिए जाने की बात सामने आई। इस मामले पर अब सियासत गरमाई हुई है। यहां 3 लोगों के शव हैं, तीनों एक ही परिवार के हैं। माता पिता और बेटे की लाठी डंडों से पिटाई की गई और फिर गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। दमोह जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। दमोह के सागर नाका चौकी थाना इलाके के देवरान गांव का यह मामला है। हत्या की वजह छेड़खानी के आरोप को बताया जा रहा है। भाई भाभी और मम्मी गई थी गोबर उगाने, बड़े भैया देखने गए थे कि अभी तक नहीं आए, तो पटेल की वो बहू बोलने लगी कि हमारी तरफ देख रहा है। वो बल्कि घर में थी। हाँ, तो भैया नहीं देख रहे थे। भैया गए थे मम्मी पापा को बुलाने, चलो खाना बनाओ, हमको काम पर जाना। तो काम पे वो मम्मी पापा आए घर में, तो बोलने लगी हमारी तरफ देख रहे हो। गाड़ी दी, उसने मार भी दौड़ी। फिर ये लोग सब लोग आ गए गाड़ी देने घर में। फिर आज सुबह आए, मार भी आए, तो हम लोग कुछ नहीं कही। हम लोग अंदर होगा कि भाई लड़ाई दंगा नहीं करो। फिर वो लोग आए, डायरेक्ट गोली चलाने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। गांव में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीम रवाना कर दी गई है और मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रकरण में हमारे एट्रोसिटी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध और मौके की कार्रवाई की जा रही है और इस प्रकरण में कलेक्टर साहब के द्वारा भी स्पॉट विजिट किया गया है। इस पूरे प्रकरण का परीक्षण किया जाएगा। जितने भी अनावेदकों के विरुद्ध जो नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाना संभव है वो की जाएगी। आरोपी की तलाश के लिए पार्टियां विभिन्न स्थानों पर भेज दी गई है। इस हत्याकांड पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर घटना पर दुख जताया और सरकार से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी घटना को हृदय विदारक बताया और एमपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने ट्रिपल हत्याकांड को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। विशेष करके वंचित वर्गों, आदिवासियों, दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। ये पूरी तरह भाजपा सरकार के संरक्षण में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इसी तरह के घटनाक्रम में दमोह में आज दलित परिवार के 3 लोगों की नृशंस हत्या कर दी जाती है घर में घुसकर, और अपराधियों को किसी तरह का कोई डर नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार इवेंट में लगी हुई है और यहाँ गरीब जनता के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। गरीब जनता को जुल्म का शिकार होना पड़ रहा है। वहीं बीजेपी ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। इसके साथ ही कांग्रेस पर घटना के बहाने लोगों को भड़काने के आरोप लगाए। ये घटना निश्चित तौर पर दुर्भाग्यजनक है और पुलिस तत्परता के साथ में अपनी भूमिका निभा रही है, लेकिन ये संपूर्ण कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने का जो काम कमलनाथ जी कर रहे हैं, जो भड़काने और लोगों को लड़ाने का काम कमलनाथ जी कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये मामला संवेदनशीलता के साथ में कानून व्यवस्था बनाए रखने का है। दिन दहाड़े हत्याकांड को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी किए जाने की जरूरत है। दमोह में धर्मेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और रायगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फल दुकानदार ने छत पर
पाकिस्तानी झंडा लगा दिया। सारंगढ़ बेलाईगढ़ के सरिया थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। फल दुकानदार का नाम मुश्ताक खान है। पुलिस को खबर मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, पाकिस्तानी झंडे को उतारा गया। सारंगढ़ पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये आखिर क्यों किया गया, किस मकसद से किया गया? मुश्ताक खान फल दुकानदार का नाम बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। फल दुकानदार ने अपने घर की छत पर यह झंडा लगा रखा था। सारंगढ़ बिलाईगढ़ के सरिया थाना क्षेत्र का यह मामला है। पुलिस को जैसे ही खबर मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। मुश्ताक खान इस दुकानदार का, फल दुकानदार का नाम बताया जा रहा है। इसके छत पर पहुंचकर इस झंडे को उतारा गया, अपने कब्जे में लिया गया और अब पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, जांच कर रही है। पूछताछ करने में मुश्ताक खान नाम का ये जो फल व्यापारी है, इससे पूछताछ भी की जा रही है। सारंगढ़ के बिलाईगढ़ का ये पूरा मामला है। फल दुकानदार का नाम है मुश्ताक खान और इसने अपने घर की छत पर ये झंडा लगा रखा था। पुलिस को खबर मिली, पुलिस आनन फान में दौड़ी मौके पर पहुंची और इस झंडे को उतारा गया। अब इससे पूछताछ की जा रही कि इसने ये झंडा यहाँ पर लगाया क्यों था, इसका मकसद क्या है, क्यों हिंदुस्तान का झंडा लगाने के बजाय पड़ोसी मुल्क जिससे बिल्कुल रिश्ते अच्छे भी नहीं है और पड़ोसी मुल्क का झंडा लगाने का काम क्या यहां पर? क्या इसके तार कुछ और लोगों से जुड़े हुए हैं? हर एंगल पर पुलिस पूछताछ करने में जुटी। हरपाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। हरपाल, बताएं क्या इस व्यक्ति से पूछताछ हुई है, क्या बातें सामने आई है, क्यों लगा लिया था ये झंडा इसने? तो अभी तक फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उसे सभी एंगल से जांच कर रही है। आरोपी से उसके बैंक अकाउंट भी खंगाले जा रहे हैं। क्या ये गैर तरह से गतिविधियों में शामिल तो नहीं है या किस तरह से उसने उद्देश्य क्या थे इसके पीछे, इसको लेकर अभी तक बता दें राजनीतिक गर्मा गई है, क्योंकि जो हिंदू संगठन है उन्होंने लगातार इसका विरोध किया और इसके बाद ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और झंडे को उतरवाया। कब से ये लगा रखा था, कुछ मालूम है क्या? अभी तक तो यह स्पष्ट नहीं हो सका है कारण क्या है इसके पीछे लगाने का, क्योंकि जब पाकिस्तानी झंडा लगाया तो लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी और जिसके बाद तत्काल पुलिस मौके पर आई और उसको झंडे को उतरवाया गया। बहुत शुक्रिया हरपाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने भी भोपाल में सूर्य ग्रहण देखा। कार्तिकेय ने कहा कि यह मेरे लिए एक अच्छा अनुभव रहा, मैं विज्ञान और अध्यात्म दोनों को मानता हूं। सर, क्या डिफरेंस नजर आया? आपने कहा साइंस अलग और संस्कृति अलग है। ये मेरा व्यक्तिगत मामला है जी, मानना है। कुछ लोग इसका पालन करते हैं, सूतक लगता है और सूतक के कारण इस समय अन्न का कुछ लोग अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कितना अच्छा लगा आपको ये एक्सपीरियंस? आपको थैंक यू सो मच। कार्तिक जी, कितना अच्छा एक्सपीरियंस लगा ये वाला? सॉरी, ये एक्सपीरियंस कितना अच्छा लगा आपको? अद्भुत एक्सपीरियंस है। यहाँ पे व्यवस्थाएं साइंस सेंटर ने अच्छी कर रखी थी। मैं साइंस सेंटर की सारी टीम को, मैनेजमेंट को बधाई देना चाहता हूँ कि आम जनता के लिए उन्होंने ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी हैं और सचमुच में सबको इस अपॉर्चुनिटी का लाभ देने का मौका मिला, इसको जानकर मन में बहुत संतोष। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।